अस्सलाम वालेकुम। बोलो तरत हुसैन के साथ। जब हड़बौंग मच जाता है तो क़यादत को सीधे अल्फाज से लोगों से बात करनी होती और सीधा पैगाम भिजवाना होता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ को बड़ी मार लगाई गई है। जो पंजाब के होम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं जेल में मेरी उनके साथ मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है और अगर किसी ने उनकी उंगली भी लगाई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शहबाज गिल के गिर्द इमरान खान का बड़ा बयानिया है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन पंजाब का जो होम मिनिस्टर है वो कोई और बात कर रहा है। दूसरी तरफ आप अगर नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर एक पॉलिसी का बयान जारी करता है, पेट्रोलियम प्राइसेस के बारे में कहता है कि पेट्रोल के प्राइसेस में हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। और जब उसके ऊपर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आता है तो मरीम नवाज साहबा ये कहती हैं कि नवाज शरीफ इसके बिल्कुल हक में नहीं थे और वो मीटिंग से उठ के चले गए। क़यादत क्या दो मुंह के अतराफ से बात कर रही है, एक हकायक को बयान कर रही है, लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है? आपको दोनों अतराफ से कोई सीधी बात करने वाला जो जिसकी बात जमती हुई नज़र नहीं आ रहा। हमारे पास शर्जील मेमन साहब मौजूद है, वज़ीर इत्तलात सिंध, हमें स्काइप से ज्वाइन करें, उनका शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब सीनियर सियासतदान PTI की तरफ से, इनके हल्के से झंग से नून को बड़ी फेंटी लगी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम हमें ज्वाइन कर रहे हैं और नून लीग का जो जाना पहचाना चेहरा है जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो मुसद्दिक मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़रा मैं शर्जील साहब से पहले आगाज़ करता हूँ क्योंकि मुझे जरदारी साहब का ये बयान बड़ा दिलचस्प लगा शर्जील साहब, कि ये पेट्रोल की प्राइसेस वगैरह बढ़ाने वाले जो फैसले हैं इसके ऊपर कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए। यानी आपके 4 बंदे हैं तो आप 4 बंदे कंसल्टेशन करके ये फैसला नहीं करते तो फिर कौन कर रहा है शर्जील साहब ये फैसले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया तलत साहब। डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट में ओगरा भी है और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, बट जब आपने मेजर कोई डिसीजन लेने हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो डिसीजन जो है वो कैबिनेट में मौजूद जो भी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं वज़रा, उनसे भी की जाए और अगर आप कोalition में हैं तो उन सबसे मुशावरत करनी चाहिए। हम ये नहीं कि खुदा न खास्ता हुकूमत को कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं या हुकूमत को कोई हम लोग धमका रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वी आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और जब इस तरह के कोई आप अनपॉपुलर डिसीजन करने जा रहे हैं जो कि डेफिनेटली आवाम पे कोई बोझ आना है, तो हम ये चाहते हैं और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी चाहती है कि आप पहले उस पर एक छोटी सी डिबेट कर लें, डिस्कस कर लें और अपने सबको कॉन्फिडेंस में लेकर इस तरह के डिसीजन करें। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि पेट्रोल की प्राइसेस में कमी हो रही है, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों में कमी आई और अचानक जो है वो जो एक जंप मैम साहब, आया। काबीना में क्या होता है वहाँ पे, क्या कंसल्टेशन नहीं होती? जी, कैबिनेट में मेरे ख्याल से कि ये इस बार जो पेट्रोल के प्राइसेस इन्होंने बढ़ाए वो कैबिनेट से डिस्कस नहीं किए। उसमें उनको कैबिनेट से डिस्कशन करनी चाहिए और सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। बट बिसाइड दिस कि हम ये बिल्कुल नहीं कोई प्रेशर क्रिएट कर रहे, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम के लिए भी होना चाहिए कि अगर आप किसी मखलूक तो हुकूमत का हिस्सा हैं तो मखलूक हुकूमत में सबको एतमाद मिले और सबकी राय को जो है वो आप क्लब करें और उसके बाद कोई डिसीजन लें। मुसद्दिक साहब, आप अपने एलाइज को एतमाद में नहीं लेते हैं, आपकी पार्टी के अंदर 2 आ रहा हैं, ये क्या माजरा है? देखिए, आरा तो इस कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इस तरह की पब्लिक पॉलिसी या कोई फ़ैसला हो जिससे लोगों की ज़िंदगियां मुतासिर हो, वहाँ पे आरा तो मुतफर्रिक हों, इसमें कोई शक नहीं है। और जमहूरियत के अंदर आप रोक भी नहीं सकते। ये ऐसा थोड़ी है कि आप किसी स्मोक फिल्ड रूम में बैठे हुए हैं जिधर एक बड़े अफसर ने कह दिया क्या ऐसा सो शैल इट बी रिटन एंड डन, तो उस दिन रात को सारे लाइन से खड़े हो गए, तो बड़ी जंग होती है। ये हमारे साथ पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त भी जंग करते हैं, आपस में भी जंग करते हैं, हम इनके साथ जंग करते हैं, फिर आपस में भी जंग करते हैं। वो तो कहते हैं हमने बताया ही नहीं। वो मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि आपकी बात 100% ठीक है कि जब बिजली की कीमत या गैस की कीमत या पेट्रोल की कीमत की बात होती है तो ये इस तरह के मामलात हैं जिससे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर होती है, इसमें बहुत जंग होती है, हमारे अंदर भी होती है। दूसरी बात यह कि कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, हमें कोई एतराज़ नहीं, मुझे तो कतई एतराज़ नहीं है कि ये बात काबीना में लाई जाए, मगर काबीना ही ने कुछ फ़ैसले किए हैं कि कौन कौन से फ़ैसले मिनिस्ट्रीज़ के अंदर किए जाएंगे और कौन से फ़ैसले काबीना में लाए जाएंगे, उनकी तफरीक बड़ी क्लियर है। और कोई भी ऐसा फ़ैसला जो फेडरल गवर्नमेंट ने करना होता है वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि काबीना में लाए बगैर किया हो। मगर काबीना अगर डिमांड करे, जैसे कि भाई हमारे कह रहे हैं या जैसे जरदारी साहब ने कहा, तो क्या हर्ज है लाने में।
सिर्फ उसमें कबाहत ये होगी कि हमारा जो तरीक़ाकार है वो ऐसा है कि ओगरा नोटिफिकेशन का इजरा करता है तकरीबन 8-9 बजे रात को, 12 बजे कीमतें बदलनी होती हैं और उस 2-3 घंटे के अंदर ज़्यादातर होता है कि जो ओगरा से समरी आती है वही चली जाती है, वही अप्रूव हो जाती है। तो अगर उस दौरानिए में हम ये चाहें, जिसमें कोई हर्ज नहीं है, कि काबीना का एक इजलास हो 9:30 बजे, जो 10:30 बजे तक फैसला करके फिर वो उसकी नोटिफिकेशन हो जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपने मियाँ साहब से लेकिन उससे पहले मियाँ साहब से कंसल्टेशन हुई। मैं कता कलामी, मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती मरियम नवाज शरीफ जी। मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की, इसका मतलब है कि ज़ाहिर उनको बताया होगा तो मुखालफत की, इतना वक्त तो था, और यहाँ तक कह दिया कि मैं मज़ीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ, और मीटिंग छोड़ के चले गए। तो ज़ाहिर है आपने कंसल्टेशन की होगी तो मीटिंग हुई होगी, तो मीटिंग से छोड़ के गए ना। क्योंकि मियाँ साहब के ये दिल के बहुत करीब बात है, और ये सिर्फ किसी एक मरतबा की बात नहीं मैं कर रहा, इससे पहले भी वो बड़ी मरतबा तंबीह कर चुके हैं। और आपको याद होगा एक बयानी भी शायद डार साहब ने कहा था कि हम बहुत नाखुश हैं मेरी वजारत से। आपको याद होगा एनर्जी का उन्होंने एक ट्वीट किया था या शायद को ख़बर दी थी। उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब ने बड़ा क्लियर मैंडेट दिया है, और कल भी ये बात सही कह रहे हैं, बहुत नाराज़ थे वो, और उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, मुझे नहीं पता वो पॉलिसीज़ क्या हैं, मगर वो पॉलिसीज़ अगर आप लोग नहीं ला सकते तो फिर आपको ये काम नहीं करना चाहिए। ये हुकूमत में नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है वो डांट रहे थे कि आप किस तरह के क्या है कि आपकी हर दफ़ा एक पैसे का इजाफी बोझ आप नहीं डालेंगे। होल्ड ऑन टू योर पॉइंट। इसके ऊपर मेरे पास जुमला है, लेकिन मैं शेख वकास साहब से सुनना चाहूँ। तो ये तो अंदर ही इनकी डांट चल रही है, तो आपका तो काम पूरा हो गया। नवाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, उनकी इत्तेहादी कर रहे हैं। मैं सर थोड़ी सी तशरीह कर दूं, मैं इस वक्त पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैंने उनको सपोर्ट किया इंडिपेंडेंटली। मैं इसलिए कह रहा हूं किसी पार्टी का वो कैसे दोस्त हैं वो जंग का बता रहे थे कि मैं अब ज़रा थोड़ी मैं मुसद्दिक भाई बड़ा एहतराम है इनका, बसद एहतराम है, सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर हॉक्स इतने ज़ोरावर हो गए हैं कि एक तरफ एलाइज यानी कि जरदारी साहब जैसे लोग भी कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, बेशक वो प्रेशर नहीं बिल्डअप करना चाहते, उनकी कंसर्न्स हैं। यहाँ पे सीनियर नायब सदर साहिबा मरियम बीबी जो हैं वो कहती हैं, मेरे वालिद ने उसकी तायीद नहीं की, और कहते हैं कि वो मीटिंग से उठ के चले गए। क्या लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अब मियाँ नवाज शरीफ का कहा नहीं मानते? क्या उनसे ज़्यादा ज़ोरावर हो गए हैं? क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ग्रिप अपनी पार्टी पे इतनी ख़त्म हो चुकी है कि उनकी टिकट के ऊपर बने हुए लोग जो आज वज़ीर आज़म और वज़रा बन के बैठ गए हैं, वो अब मियाँ नवाज शरीफ के इशारे क्या डांट भी नहीं समझ सकते हैं? तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी कंसर्न है कि मियाँ साहब ठीक है, पार्टी यहाँ कमज़ोर हो गई, यहाँ पे सीटें लूज़ हो गई, मगर मेरे लिए तो कंसर्न की बात यह है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब आ जाएंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, दूसरी तरफ पता ये लग रहा है कि मियाँ साहब इन्हें जिस चीज़ से रोकते हैं वो काम ये करते ही नहीं है। और तो बच्चे बड़े हो गए ना, दरअसल बच्चे बड़े हो गए और बच्चे ने रड़ा कर छड़े थे पीछे। वो जंग बड़ी जबरदस्त एक केस स्टडी है। जरा मैं शर्जील साहब के पास जानता हूं। ये मैं आपकी बात मानता हूं जी। शर्जील साहब जरा इस पे आइएगा कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है, मखलूत हुकूमत का आप हिस्सा हैं, अगर इन फैसलों के अंदर आपकी को नहीं एतमाद में लिया जाता और ये मुसलसल फैसले ऐसे ही होंगे। मुसद्दिक साहब ने बताया कि ओगरा किस तरीके से ऑपरेट करता है, जो पेट्रोल उठाने वाला है, परचेज कर रहा है, वो उसकी अपनी कॉस्टिंग है, तो ये मुसलसल फिर आपको कॉस्ट उठानी पड़ेगी इसकी। आपके जहन में ये है कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जो ज़िमनी इंतखाबात में नतीजे जो हैं सब ने भुगते हैं इस हाई प्राइस इन्फ्लेशन की। गो अहेड। तला साहब, लेकिन जैसे मुसद्दिक साहब ने बात की कि जी ओगरा एक रात पहले 8 साढ़े 8 बजे इनके पास समरी आती है और फिर सेकंड डे वो फैसला बना होता है। मैं इनको थोड़ा रिक्वेस्ट कर दूँ, थोड़ा मैकेनिज्म को और चेंज कर दें। अगर हर 30th को और 14th को ओगरा की समरी आती है तो उनको बोलें जी वो 30th की जगह 29th को समरी भेज दें, और जो 14th को आती है वो 13th को समरी भेज दें। सिर्फ एक दिन का गैप होगा, जो नेक्स्ट डे आप कैबिनेट मीटिंग करें, आप पूरे उसकी जो भी आपने अगर उसको बढ़ाने हैं रेट्स को, तो उसकी आपको जस्टिफिकेशन बताएं, उसके आप इशू बताएं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज़ कमी हो रही है तो हम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, तो आप उसको कंसर्न करें और उसको फिर फॉर्मूला तय करें ना, कि मतलब जी कि अगर एक मखलूक हुकूमत है तो आप सबसे मशवरा ज़रूर करें कि अगर मिसाल के तौर पर अगर पेट्रोल बढ़ाना लाजमी है और अगर हम पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो उसके अलावा हम क्या ऐसा काम कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट को नुकसान भी ना हो और पब्लिक पे डायरेक्ट किस्म का कोई बोझ ना, और उस पब्लिक पे जो कि गरीब आवाम है। फैसले से नाला है
वो पूछ रहे हैं क्या आप इस फैसले से नाला हैं? डेफिनेटली हमने कहा जी हमें हमारे कंसर्न हैं, LIC क्योंकि नाला है, देख लें आप। हमें इस फैसले पे कंसर्न है, लेकिन उसका भी तरीका यह है कि हम इनके साथ बैठेंगे, हमारी बातचीत होगी और हम इनको कहेंगे कि नेक्स्ट शकील साहब आप इनके साथ ही बैठे हुए हैं, यही तो गुजारिश है, बिल्कुल बराबर में बैठे हुए हैं, इनके साथ बैठे हुए हैं। टाइम बिल्कुल हम साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उसका मकसद ये भी है कि हम लोग कोलिशन पार्टनर जरूर हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि कोई अगर पब्लिक पे कोई इतना बड़ा बोझ आ रहा है और जिसकी अगर कोई उस वक्त जस्टिफिकेशन ना हो। शुरू में जब इसके रेट्स रिवाइज हो रहे थे उस वक्त जस्टिफिकेशन थी, उस वक्त जस्टिफिकेशन ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट्स के रेट ज़्यादा थे और उसके बावजूद जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट ने उसके रेट्स नहीं बढ़ाए और वो फिर वो मुल्क की इकॉनमी को जो है वो बाकायदा जो उसको झटके लग रहे थे। इस वक्त अगर इंटरनेशनल मार्केट में कमी है और कमी के बावजूद अगर हम एक चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम जनरल पब्लिक पे और आम खास तौर पर जो गरीब पब्लिक जो कि इस वक्त एक इन्फ्लेशन का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सामना कर रही है, उस पर हम मजीद किसी किस्म का कोई बर्डन डालें। ठीक तो उसके लिए मैकेनिज्म तय किए जा सकते हैं और जैसे पहले हमने कहा था इनको कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो कि मोटर बाइक्स वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जो कि उनका एक डेटा मौजूद है, उनको कोई रिलीफ दिया जाए, उनके लिए पेट्रोल की प्राइसेस डिफरेंट हों और वो बाइक्स वालों के लिए डिफरेंट हों, उस पे थोड़ा अमल दरामद को थोड़ा तेज किया और जाए। ये बड़ा क्रूशल है क्योंकि अगर आपने फिर आगे इंतखाबात में जाना है तो लोगों ने इन्हीं मामलात के ऊपर आपको वोट देने या ना देने का फैसला करना है। धड़ों ने किस तरफ जाना? इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू इलेक्शंस। सिर्फ ये नहीं कि सियासतदान सिर्फ तभी सोचे कि यार मुझे इलेक्शन में अगर वोट पड़ना है तो मुझे अच्छे डिसीजन करने चाहिए, अगर वोट नहीं पड़ना तो अलग डिसीजन करने चाहिए। इट इज अबाउट द पब्लिक। आप जब पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो, आप पब्लिक की बात ना करो। अच्छी बात है कि आप हर बड़ा वक्त बड़ा public के लिए- स्मार्ट नुक्ता उठाया। आई हैव टू हैंड इट टू यू शकील साहब, गुड इंटरवेंशन। बड़ा जबरदस्त आपने नुक्ता उठाया, लेकिन पावर पॉलिटिक्स के अंदर इलेक्शंस डू मैटर। एक सर मैं एक चीज़ जिस पे जो कन्फ्यूजन जो मरियम बीबी ने और मियाँ साहब की डांट डपट के हवाले से बात की, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, देखें ये वो कौम है जिसने मियाँ साहब को एक सिंगल लाइनर पे कि एटमी धमाके कर छड़े। ठीक। नवाज शरीफ वो बंदा है जिन्हें एटमी धमाके कर छड़े। सारी कौम ने दूसरा सवाल कोई नहीं किया और कई साल वोट दिए। एक तरफ अब इमरान खान है, वो खड़ा हो गया जी, डट गया जी, कौम ने दूसरी सवाल नहीं किया, कोई चीज़ नहीं पूछी। ठीक। ये वो कौम नहीं है जिसको आप ये कहें कि हुकूमत तकनीकी भी हमारी वजाहत। है, मेरे वाले साहब मानते भी नहीं है, डांटा भी बहुत है, मगर शहबाज शरीफ ने सुना भी नहीं है। नहीं, ये कौम इतने कॉम्प्लेक्स टेक्निकलिटीज ना जा सकती है, ना इसको समझती है। ये वन लाइनर समझती है, या आपने ठीक कर दिया है या आपने गलत कर दिया। अच्छा, अगर इसमें मैं इंटरवीन कर पाऊँ मुसद्दक साहब के पास जाने से पहले, मखलूत हुकूमतें ऐसी चलती है। मसलन अगर आप पंजाब में देखें, अभी काबीना अनाउंस की, 10 दिन के बाद उसको आपने तब्दील कर दिया। फिर जो होम मिनिस्टर हैं वो इमरान खान के इस बयानिए की मुकम्मल तौर पर नफ़ी कर रहे हैं कि शहबाज गिल को मार लगाई गई क्योंकि उन्होंने किसी और बयानिए को आगे लेके चलना है। तो मखलूत हुकूमतें ऐसी चलती हैं, शायद हम ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं इनके ऊपर, ये एक सवाल हो सकता है। देखिए, मखलूत हुकूमतों का मुस्लिम लीग काफ को तो तजर्बा रहा है। परवेज़ लाई बहुत से आपको पता है मौलवियों को भी साथ लेके चलते रहे, पीपल्स पार्टी को मखलूत ही रहे, चलते रहे, मखलूत ही रहे, सारी ज़िंदगी ऐसी है। असल में इनका इम्तिहान है, इनके लिए ये बड़ा औखा है कि देखें ना, मियाँ साहब तो बड़े डिसिप्लिन किस्म के आदमी हैं। आप कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके वज़ीर जो हैं वो 2-2 4-4 बजे तक उठते ही नहीं हैं, दफ्तरों में ही नहीं जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जब उन्हें बुला के ये पूछें कि हाँ भाई आप प्राइम मिनिस्टर आपको फ़ोन कर रहा है और आप जवाब नहीं दे रहे, आप आए नहीं, तो जी मैं उठता 1 बजे, उसके बाद फ़ोन। अच्छा, मैंने कहा आप कह रहे हैं कि ऑफिस से नहीं उठते रात को 1 बजे, आप कहते हैं कि घर से ही नहीं उठते। अच्छा, अब इसको भी तो आखिर मियाँ शहबाज शरीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो अब अपने एलाए इज़्बाम और मजबूरी भी चुनते तो खुद ही हैं, बर्दाश्त करो। तो हमें आपसे हमदर्दी करनी चाहिए, आप पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। इज दैट फैक्ट? ऐसी हम तो तनकीद के लिए आते हैं, आप हमदर्दी करेंगे तो जरा इस दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। भी कहा हमदर्दी करने के, बट जैसे एक्चुअली आप आपके प्रॉब्लम्स हैं मखलूत हुकूमत नहीं, मैं देखिए अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इतने मुश्किल फ़ैसले किए गए हैं, लेकिन अभी तक बिल्कुल कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर भी हमें नज़र नहीं आया। और साथ खड़े रहे, तमाम जमातें साथ खड़ी रही हैं। और फ़ैसले मुश्किल सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, हमारे जो इत्तेहादी पार्टनर्स हैं उनके पास बड़ी अहम मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी बड़े मुश्किल फ़ैसले किए जा रहे हैं, चाहे वो खाद के हवाले से हों, चाहे वो दीगर चीज़ों के हवाले से हों, और वो डट के फ़ैसले कर रहे हैं क्योंकि ये मुल्क बैंक्रप्सी के करीब आ चुका था। अगर मैं जिस दिन मुझे ज़िम्मेदारी दी गई और मैं दफ्तर गया, मेरी पहली मीटिंग में मुझे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि PSO की LCs कंफर्म नहीं हो रही। इसका मतलब है पहला दिन दफ्तर में पाकिस्तान कमर्शियल डिफ़ॉल्ट में आ चुका था। PSO पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है,
पीएसओ की, अब उस वक्त तो हम बात नहीं कर रहे थे, आप सवाल भी पूछते थे तो हम यहाँ वहाँ से गुजर जाते थे, मगर पीएसओ डिफ़ॉल्ट कर चुका था, उसकी एलसी लेने के लिए ग्लोबल बैंक्स तैयार नहीं थे। आज वो वक्त नहीं है। रुपया कहाँ पे गया, यानी 250 तक 248 पे जाके एलसीज कंफर्म हुई। आज ऐसा मामला नहीं है। आज कर्ब साइड के ऊपर डॉलर सस्ता बिक रहा है बैंक रेट से, और आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आ रहा है। हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन क्या आप आज मकबूल हैं? हालात नहीं, मकबूल कौन है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। हालात बेहतर हो रहे हैं मुश्किल फैसलों की वजह से। लोग बेवकूफ़ नहीं है। ये बात ठीक है, जब उन पर बोझ पड़ता है, अगर वो इतने अक्लमंद हैं कि बोझ पड़ता है, बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, तो फिर वो हमसे नाराज़ होते हैं और मकबूलियत में कमी आती है। और हमने कई मरतबा कहा कि इसकी इतनी भारी हम कीमत अदा कर रहे हैं, सियासी कीमत अदा कर रहे हैं, कि मैंने तो एक प्रोग्राम में ये भी कहा कि किसी में जुर्रत है तो आए ना करे, ये बैठे फैसले करे, जिसको सॉफ्ट हार्ड इंटरवेंशन करनी है, हार्ड करके ये फैसले करे, ज़रा करके दिखाइए फैसले। लेकिन एक मिनट, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उन फैसलों की वजह से जब प्रीमियम लोगों की ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा, जिसके कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, अभी बड़ा मुश्किल रास्ता है, तो क्या लोग नहीं ये बात नहीं समझ पाएंगे कि हमारी बेहतरी आ रही है ज़िंदगी में? ये नहीं उनको समझ आएगी। सख्ती समझ आ गई। आज पिछले साल पीटीआई के पास कैंडिडेट्स नहीं थे खड़े करने को। आज ये जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये तब्दीली 4-5 महीने में आई है ना। आई एग्री। तो ये 4-5 महीने में दोबारा तब्दीली नहीं आएगी। अब ये हतमी तौर पे आ चुकी है। ये कोई पैगाम है ऐसा रिलीजियस कि जिसके बाद अब ये तब्दीली कभी नहीं आएगी, अब ये रहती दुनिया तक ये नहीं रहेगा। अगर हम काम करेंगे जैसा हम कर रहे हैं और डट कर करेंगे, तो दोबारा से लोग ढूंढ रहे होंगे कि किसी ने मिलो यार, पीएमएल द टिकट। आई एम श्योर यू हैव अ पॉइंट टू मेक। लेकिन अगर एक आखिरी बात कर दूं, प्लीज। डट गए की बात की आपने की, इन्होंने भी की, तो लोग कह रहे हैं। नहीं, मैं दसना है फिर दोनों की डट गए जी। 12 दफा माफिया मंगी है अपनी तकरीर दे विच अमरीका तो। अमरीका हमारा दोस्त है यार, डट गए हो। अमरीका हमारा दोस्त है, वो जिसको जाके वहां पे इन्होंने रखा है अपना लॉबिस्ट, वो नो न्यूक का बानी है, यानी पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से पाक करने का बीड़ा उसने उठा रखा है। माफी मांग के उसके पास गए हैं कि इनको बोलो ढाबे और चौक पे बहस नहीं है। ये ढाबे और चौक पे बहस अभी नहीं है, कभी आएगी ना। शजील साहब, ज़रा इसके ऊपर वापस आइएगा। मखलूत हुकूमत के अंदर और भी मसाइल हैं। मसलन मैं मिफ्ता साहब से कल पूछ रहा था कि आप स्टेट बैंक का गवर्नर क्यों नहीं लगा रहे। उन्होंने वैसे ही जवाब दिया जैसे मुसद्दक साहब देते पीएसओ के बारे में। अगर मैं इनसे उस वक्त पूछता, बुनियादी बात यह है कि वो आपसे कंसल्टेशन कर रहे हैं और कैंडिडेट जो है वो एग्री नहीं हो पा रहा, तो जब फैसले करने हैं, अगर बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन के अंदर जाएंगे तो फिर स्टेट बैंक के गवर्नर की अपॉइंटमेंट वाला हाल होगा। देखें ताला साहब, मैं समझता हूँ कि कंसल्टेशन होनी चाहिए ज़रूर, और उसके बगैर जो है वो हल नहीं है, क्योंकि बिकॉज वी आर इन एक म्यूचुअल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, एक अलाइज गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। जी, और ये ठीक बात है, होनी चाहिए। उसमें फैसले जो हैं वो कंसेंसस के साथ हों तो ज़्यादा बेहतर होता है। मुझे नहीं पता कि क्यों डिले हो रही है, और मुझे ये भी नहीं पता कि वाकई कोई नाम का इस पर कोई नाम का कोई इशू भी है। लेकिन जनरली बेहतर यही है कि हमें आगे भी साथ चलना है, और इशू ये कि हमें पब्लिक को उस पूरे जो एक इमरान खान एक हाल में छोड़ के गया था पूरी इकॉनमी को, मतलब उस बंदे, उस शख्स ने जो इस मुल्क की इकॉनमी की तबाही की दीवार पे लेके आया था, कि आपको पता है कि आप सिर्फ पब्लिक में वो इलेक्शन के लिए और इस चीज़ों के वो सोच कर अगर आप जाओगे और आप मुल्क का नहीं सोचोगे, अगर आज हर कोई अपनी ज़ाती सोच रखना शुरू कर दे, जी मैं ऐसा कैसा फैसला करूं कि मैं तो पॉपुलर बन जाऊं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स में हमारा मुल्क जो है खुदा ना खासा वक्त तबाही के किनारे पे आके पहुंच जाए। इमरान खान की पॉलिसी टोटल मुस्तकिल तौर पे ये रही है। उसने पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है, जरा उसके ऊपर भी आइएगा ना। देखिए जी, पब्लिक वाकई ये जानती है जो आप बात कर रहे हैं या नहीं? देखिए, अभी तक मैं कहूँगा कि जी इमरान खान अपना झूठा बयानिया बेचते रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों में उनके मैं समझता हूँ कि ये वाहिद पॉलिटिशियन होंगे जिसका हर चीज़ में तजाद होता है। हम तो एक बहुत छोटे पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैं अपने आप को कोई बड़ा सियासतदान भी नहीं समझता, लेकिन अगर मैं अपने हल्के में कोई आज एक बात करता हूँ, किसी टॉक शो पे बात करता हूँ, और अगर दूसरे दिन मुझे उसी बात के अगेंस्ट बात करनी पड़ती है, तो थोड़ा एक इंसान अपने एक गिल्टी फील भी फील कर रहा होता है, यार कि मैंने कल ये बात की थी, आज कैसे करूँ। इमरान खान के किस्से में ये है कि उनकी हर बात कॉन्ट्राडिक्ट करती है उनकी प्रीवियस बात से। उनकी आज की बात अगर आप उठा के देख लें और उनकी कल की बात को कंपेयर करें, तो आपको कहीं ना कहीं तजाद जरूर नजर आएगा। एक तो इमरान खान हर झूठ को इतना सेल करते हैं, उनकी कोई अच्छी किताबें पढ़ी हुई हैं उन्होंने, कि जो जितना झूठ हो उसको इतना फैलाओ कि लोग सच समझना शुरू कर दें।
वही उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट्स की आपने बात की, वही उन्होंने अमेरिकन पे एक बयानिया बनाया कि हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है, और फिर उसी मुल्क के लिए लॉबियस्ट भी आप रख रहे हैं, उसी मुल्क के एम्बेसडर्स को आप जो है वो रेड कारपेट भी केपीके में दे रहे हैं, उनसे चंद गाड़ियां लेके आप बहुत बड़ा एक अपने आप को कारनामा फील कर रहे हैं। मतलब आपके कॉल और फैल में जब तजाद होता है ना, उसके लिए बड़े टिपिकल वर्ड जो है वो उर्दू और इंग्लिश में लिखे हुए हैं कि जब आपका कॉल एक है और आपका फैल दूसरा है। अभी तक जो उन्होंने आवाम में बेचने की कोशिश की वो सारा का सारा मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वो झूठ पे मबनी है और हकीकत उससे तो बिल्कुल पाकिस्तान की कौम जो है वो झूठ से मुतासर होती है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एक मैं और भी बात करूँ तलत साहब कि कोई भी अगर झूठ जो है ना, कहते हैं झूठ के पाँव भी नहीं होते। आप एक हद तक झूठ बोल सकते हैं, कभी ना कभी जब वो आवाम या वो पब्लिक रियलाइज करती है कि ये शख्स जो हमें बात कर रहा था ये बहुत गलत कर रहा था, इसके मकासद कुछ और थे, तो फिर लोग जो है वो फिर उसमें रिटेलिएट भी करते हैं। मैं समझता हूँ अभी टेम्पररी इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है कि अगर बड़े जलसे और बड़ी चीज़ें, लेकिन आगे जाके लोगों के सामने ये चीज़ें वाज़ेह ज़रूर आनी है और ज़रूर आएंगी कि इनके कॉल और फेल में बहुत बड़ा तजाद है। शेख वकास साहब के पास एक खसूसी इंसाइट अवेलेबल है क्योंकि आपने पीटीआई को सपोर्ट किया, और उससे पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे प्रोग्राम के अलावा तो आप बता रहे थे कि वहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करता था जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। जो मुसद्दिक भाई ने बात की, अगर आप मुझे इजाज़त दें सर। गो अहेड, बताइए। बात यह है कि जैसे मुसद्दिक भाई कह रहे हैं मलिक साहब के, इसी तरह ही था। लोग जो थे वो बिल्कुल इमरान खान साहब की हुकूमत से बिल्कुल बेजार हो चुके थे, परेशान थे, दुआएं कर रहे थे कि हुकूमत कब जाती है, कैसे जाती है। इनकी बड़ी पजीराई थी, इनकी बड़ी वाहवाह थी, गो के ये सिर्फ अपोजिशन खेल रहे थे, को ऐसा सच कोई चीज़ें डिलीवर नहीं कर। इसके बावजूद लोग कहते थे जी कैन नून। मगर जैसे ही अदम एतमाद इन्होंने किया, पता नहीं कौन से सियाने हकीम ने, अल्लामा लुकमान ने इनको मशवरा दिया कि जी आप अदम एतमाद कर लें, जिसको आप ये कहते हैं कि हमने सियासत छोड़ के रियासत बचाई है, जो कि मैं ये कहता हूँ गलत सियासी फैसले की वजह से इन्होंने रियासत को भी ख़तरे में डाला और अपनी सियासत को भी ख़तरे में डाला। मैं सिर्फ ये उस अदम एतमाद के बाद सेंटिमेंट चेंज हो गया और बिल्कुल चेंज हो गया। जो लोग पहले कहते थे कि आप नून लीग के अलावा बात ना करें, आज वही लोग कहते हैं कि आप तहरीक इंसाफ के बगैर बात ना करें। उसका नतीजा आपने पंजाब में ऑन ग्राउंड देख लिया। अब जब ये कहते हैं कि कोई करे ना फैसले, तो वो लोग हैं ना, अब पब्लिक है, वो कहती है बैठा सी ना, उनको अदम एतमाद याद है, आपकी ये गुफ्तगू उनके कानों पे नहीं पड़ रही है। उनको ये याद है कि तुसी बहुत बंदे इकट्ठे करके फजल रहमान से मीटिंग, जरदारी साहब से मीटिंग, उसके घर जा, फलाने के घर जा, चौधरीयों के घर जा, बड़ा जान मारी थे, बड़ा जोर मारा, फिर हुकूमत तुसी खोली। अब आम तौर पे ये होता है कि जब आप अदम एतमाद करते हैं और जो पार्टी किसी को गिरा के आती है ना, वो यहाँ खड़ी होती है। इस दफ़ा कम उल्टा ही है, जो बंदा गिर गया है वो यहाँ आके खड़ा हो गया है, तो ये फिट रहे ने बह के किसी की कर छड़िया। अब ये देखें ना, ये आपकी फोरसाइट है, आपने देखना है कि इसके सेंटिमेंट कल आपके लिए क्या होंगे। आप आ गए, मलिक साहब ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी पहले सेंटिमेंट कुछ और थे, फिर चेंज नहीं हुए, तो क्या हमेशा के लिए हो गया? अब मैं आपको हल्का पॉलिटिक्स का एक मसला, जब किसी एक MNA MPA की, किसी एक पंजाबी का एक लफ्ज़ है, आई डोंट नो कहीं सेंसर ना हो, किसी एक चबल मारने से या कहीं पुट्ठा काम करने से या बेवकूफ़ी से या किसी बेहूदगी से एक दफ़ा वोटर आपके हाथ से मिस होता है ना जी, वोटर, ये सारा खेल तमाशा वोटर वास्ते हो रहा है जी। ये जरा ये मुल्क बचाना है तो मुल्क को ये कहो, सारा पता है। हाँ, सारी पार्टियों को ना ड्रामा करने का फायदा कोई नहीं, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI। ठीक है जी, ये सारे तमाशे वोटर के लिए लगाए जाते हैं। जब वोटर आपकी एक बेवकूफ़ी से आपसे दूर होता है तो सी माइंडेड के एक दो टर्म थोड़े नेड़े नहीं लगेगा, एक दो टर्म आपके नेड़े कैसे और लगे कैसे। इमरान खान आ गया सड़कों पे, इमरान खान आ गया जलसों में, इमरान खान आ गया जुलूसों में। अब मेमन साहब की मैं बात का जवाब दे रहा हूँ, सच्चा या झूठा, ये उसका नैरेटिव था। इस पे आप लोगों ने 100 प्रोग्राम किए हैं, नैरेटिव सच्चा से ये छोड़ो जी, गोली मारो, सच्चा था या झूठा था। ही सोल्ड हिज स्टोरी, पीपल बॉट हिज स्टोरी, नैरेटिव बिक गया, लोगों ने मान लिया, तुसी पिटते रहो, कुछ नहीं होया। अब वो करे जलसा, आप कैबिनेट मीटिंग करके हैंड आउट निकाल दें, वो तुसी पागल हो। जलसे का जवाब जलसा, ठीक, जुलूस का जवाब जलसा। वो हजारां लखां बंदे लेके सड़कों पे खलोता तो उन्हें ललका रहे हैं, वो अपना नैरेटिव सेल कर रहा है डेली। आप कोई एक बात करते हैं, वो सुबह जलसे में आके थोड़ी गल का तमाशा बना के वो पासे जाता है, और निकलो बाहर। ये कह रहे हैं हम चेंज कर देंगे, चेंज करने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। ठीक, जो वोटर आपकी बेवकूफ़ी से भी मिस हुआ है, 5 साल इंतजार करें कि वो मिस हुआ है। मेरा यही सवाल था कि आप ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड मामला है, टर्न अराउंड जो है। और इलेक्शन पे जी, इलेक्शन पे अगर पार्टी इलेक्शनियरिंग पे तवज्जो देती रादर देन सपोर्ट फ्रॉम दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो शायद कोई रिजल्ट और भी मज़ीमनी में अभी आता। ये टर्न अराउंड टाइम नहीं है आपके पास, ये
लॉन्ग टर्म है, ये बहरी बेड़ा है जिसको घूमते घूमते बड़ा वक्त लगेगा। निकले ये सड़कों बोट पे नहीं है कि घूम जाएगी। गो अहेड। मैंने आपको एक अपनी जो इदारे की जिम्मेदारी मुझे दी गई, मैंने उसका जिक्र किया। लेट्स अस्यूम कि जिस तरह वो 10 रुपए की सब्सिडी दे रहे थे और जो कुछ हो रहा था ये चलता रहता, तो चलता रहने देते ना मेरे भाई के मुताबिक, तो चलता रहने देते तो क्या होता। अभी ऐसा करते हैं कि स्टेट बैंक को कहते हैं कि आप पैसा प्रिंट करें, पैसा मार्केट में फेंक देते हैं और इलेक्शन कॉल कर देते हैं 3-4 महीने के बाद और दबा के खर्चते हैं पैसे और लोगों को रिलीफ देते हैं और बिजली जो आधी कीमत की कर देते हैं और गैस आधी कीमत, और भाड़ में जाए मुल्क। आप समझते हैं कि इस मुल्क का एक ही सिनिकल व्यू है और लोगों को बस तमाशा दिखाता और लोग जम गए और लोगों की ऐसी, और मुल्क दी खैर हैगी है। क्यों खैर है भाई, क्यों खैर है मुल्क की? ये क्या मजाक है कि आप पहले दिन बैंक्रप्सी के ऊपर ले आए हैं और आप लोगों को कह रहे हैं कि 100 अरब रुपए की सब्सिडी देते चले जाओ, जून तक देते चले जाओ, और आप कह रहे हैं इस वजह से कि मेरी सियासत चमक रही है। तो चमका लें सियासत चमका लें, रहने दें मुल्क को। ये क्या लॉजिक है? यानी कितना सिनिकल व्यू पॉइंट है कि वो झूठा है या सच्चा है, वो विक्रय है। यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम। नहीं, but isn't it right, मेरी sir? बात सुने, मैं जवाब दे रहा सवाल। हूं। यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम and you can fool all people some of the time, but you can't fool all of the people all of the times. ये बात याद रखें। then wait for the जब time. ये तब आएगा वो कह रहे टाइम 5 साल का है। देखिए बात ये है कि मैं वो नहीं कर रहा, मैं वो बात नहीं कर हमने एक पंट किया है, हमने एक सियासी पोजीशन ली है, उसकी हम कीमत अदा कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम ये नहीं करते तो हमारा श्रीलंका वाला हाल हो जाता। भाई कह रहे तो होने देते ना, भाई कह रहे होने देते। अब अगर आपने श्रीलंका से बचाने की कोशिश किया तो इंतजार फरमाएं, तो हम कहते हैं कर लेते हैं। अगर मुझसे 5 साल इंतजार कर लेंगे भाई, 5 साल क्यों इंतजार करेंगे? ये जो हम कर रहे हैं, ये जो डॉलर 30-40 रुपए नीचे आया है, ये क्या 3-4 साल इंतजार करने के बाद आया है? ये अभी आपके सामने 248 की एलसीआं क्लोज हो रही थी, ये जो आज 216-218 पे आया है, 1 महीने 2 महीने में आया है। आपके ख्याल में वैसे महंगाई के प्रोजेक्शंस वैसे जो है ना वो आपके, देखिए अल्लाह करम करेगा, हम बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मैंने कभी अल्लाह नहीं बेहतरी टीवी करेगा पे जी, आके अल्लाह ये बेहतरी कहा करेगा। कि ये मुल्क बस अब हमने टर्न अराउंड कर दिया। मैं कह रहा हूं हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, आपके सामने हैं वो मुश्किल फैसले। हमें लगता है कि इससे रास्ता जरूर निकलेगा, Okay, let me go to लोगों the की second गुर्बत बात खत्म करना होगी। चाहिए। सिर्फ सिर्फ one line, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस पे ये बात ठीक कर रहे हैं मलिक साहब, इस पे कोई लड़ाई नहीं है कि जो एफर्ट इन्होंने पिछले 2-3 महीने में की है। बात ये है सर कि यू हैव टू गो टू पीपल एंड उन लोगों को कायल करें जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। दे ऑल्सो नीड टू बिलीव एंड ट्रस्ट यू दैट यू आर डूइंग इट। एक लास्ट डॉक्ट्रिन, एक पिछले 2-3 साल में एक डॉक्ट्रिन आई है, वो ये है कि काम करने की जरूरत नहीं, जलसा करो हुकूमत में भी। ये तो इससे पिछले पहले हमने सेट की थी, इससे सर। पहले वो कहते हैं काम भी करो और जलसा भी करो। इससे पहले लोगों को कायल करें, लोगों को देखिए, यकीन किसी होना को चाहिए। सुबह उठ के दफ्तर में जाके दिन भर काम करना है। ये ठीक है कि हमें, हमारा ये भी फर्ज है कि हम आपके पास आए शाम को और कम्युनिकेट करें, मगर किसी को सुबह 9 बजे से लेके 7-8 बजे तक शाम को काम भी करना है। शरीर साहब, मरियम एक भी बैठी है ना, स्ट्रेटेजिक मरियम भी मिस्टेक को जिसकी तरफ इशारा हुआ है लेकिन बात नहीं हुई, वो ये कि मुसद्दक साहब ने बड़े गर्मजोशी के साथ और सिंसियरिटी के साथ मुकदमा प्रेजेंट किया है कि ये काम क्यों करना पड़ा। लेकिन एक व्यू ये भी है कि भाई अगर आप ये काम ना करते तो ये केयर टेकर्स ने कर लेना था, ये टेक्निकल चीज़ें तो उन्होंने भी करनी थी, IMF के साथ निगोशिएट भी करना था। और अगर आर्मी चीफ ने ही बात करनी है UAE के साथ, अगर आर्मी चीफ ने ही बात करनी है FATF के साथ, अगर आर्मी चीफ ने ही बात करनी है सऊदी अरब के साथ, तो भाई केयर टेकर्स का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है नहीं, उनको बर्डन उठाने देते, आप आराम से काम करते। तो ये आपसे मिस्टेक ये हुई कि आपने ये तौक अपने गले में डाल दिया। मुल्क बचाना था लेकिन केयर टेकर कर सकते थे। गो अहेड। देखिए तलत साहब, जब आपने कोई काम करना होता है ना तो हर कोई अपनी एबिलिटी पे इनासार करता है उसको, ये नहीं करता जी कि केयर टेकर करता है कोई करता। मेरे ख्याल से अगर ये उस वक्त की जॉइंट अपोजिशन, आज जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, उनको हालात की स्मेल थी। और हालात के 2 पहलू होते हैं किसी भी मुल्क के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो एक तो मईशत होती है, एक मईशत के साथ साथ जो बड़ी चीज़ होती है वो आपके होते हैं फॉरेन रिलेशनशिप्स, जो आपके अपने पड़ोसियों के साथ और पूरी दुनिया के साथ आपके रिलेशनशिप होते हैं। एक चीज़ आपने नोट की थी कि इमरान खान के आखिरी दौर को थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाएं कि दुनिया का कोई मुल्क हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं था, दुनिया का कोई मुल्क हमसे किसी किस्म की इंगेजमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। हमारे अपने मुल्क में, वो नाम नहीं लूँगा, जो हमारे हमेशा जिनसे हमारी अच्छी दोस्तियाँ रही हैं, वो मुल्क भी हमसे नाला हो चुके थे।
तो डेफिनेटली पाकिस्तान आइसोलेशन में जा रहा था और बहुत हद तक जा चुका था। उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट, और देखें जब ये आप ताल्लुकात बहाल करने जाते हैं तो आप केयर टेकर पे किसी पे डिपेंड करके नहीं जा रहे होते, एक स्टेट के फैसले होते हैं और स्टेट के फैसले में वो डेफिनेटली देख रहे होते हैं कि पॉलिटिकल ओनरशिप क्या है किसी फैसले में। जैसे ये गवर्नमेंट आई है उसके बाद फॉरेन जितने भी हमारे दोस्त ममालिक थे या हमारे वो ममालिक, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमें एंगेज करना था और वो एंगेजमेंट के लिए फॉरेन डिपार्टमेंट ने, पूरी गवर्नमेंट ने, सब ने अपने रोल बाकायदा जो है वो उस पर रोल प्ले किया। मसद एहतराम IMF की तरफ से कहा गया कि वो किसी भी हुकूमत के साथ डील कर सकते हैं पाकिस्तान में। मसद एहतराम आर्मी चीफ का फ़ोन जो है किसी भी हुकूमत के होते हुए जाता, वो सऊदी अरब के अंदर रेजोनेट करना था। मसद एहतराम ये बहुत सारे फैसले जो मिफ्ता इस्माइल ने किए, करने पड़े, उस एग्रीमेंट का हिस्सा है जो इमरान खान ने किए, वो हर किसी को इम्प्लीमेंट करना ही था। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँ कि आपने पॉलिटिकल कॉस्ट ज़्यादा उठाई और अब आपका पैगाम भी नहीं पहुँच पा रहा जो वकास साहब फरमा रहे हैं। देखिए मैं साहब वही बात कर रहा था, देखिए अगर पॉलिटिकल कॉस्ट उठाई या उठा रहे हैं तो वो पॉलिटिकल कॉस्ट मुल्क से ज़्यादा तो अजीज नहीं है ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वतन ज़्यादा अजीज तो नहीं है। अगर कोई नुकसान, अगर थोड़ी बहुत टाइम, और ये भी टाइमली नुकसान, ये भी मैं आपको बड़े ही एक वसूख के साथ कह रहा हूँ, ये टाइमली नुकसान है क्योंकि ये बबल्स होते हैं ना, वो पूरी दुनिया में बबल्स बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं और वो बहुत जल्दी बस्ट भी हो जाते हैं। तो इमरान खान की इस वक्त जो पॉलिटिक्स है वो इस वक्त बबल है। ठीक है, मैं शेख वकास अकरम साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत संजीदा और अच्छी बातें करते हैं, जो कड़वी बातें मैं उनको भी बड़ा उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये बबल्स हमेशा रहते हैं और फिर बबल्स बहुत जल्दी बस्ट हो जाते हैं। ये इमरान खान का सब बबल चल रहा है, लेकिन जब ये चीज़ें नज़र आएंगी लोगों को मजीद, और जो उनकी बात है कि पब्लिक में वो अपीयरेंस होनी चाहिए, पब्लिक में आपको लोगों को आप कायल करें, वो लोग समझते भी हैं। फिलहाल कुछ लोगों को आप गलत राह पे लगा, तो देखिए हर नेगेटिविटी की, आपको पता है कि दुनिया में आप किसी को कोई तबलीग का कोई अच्छा तरगीब दें या कोई नेगेटिविटी दें तो लोग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा होते हैं। evil has more attraction. Evil has more attraction. इमरान खान has got the same pattern of politics कि गाली देना, गाली गलौज देना, किसी की नकलें उतारना, किसी के नाम रखना, किसी की बदतमीजी करना, तो वो उस पर लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म नहीं है। हाँ, वो लॉन्ग टर्म कभी नहीं होती, जब वो लोगों को खुद वो अपने गले में चीजें आ रही होती हैं तो सोचो यार ये चीज गलत थी। तो इमरान खान जो नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहा है, टोटल वो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स को प्रमोट कर रहा है, जो कि काफी मुस्लिम ममालिक में मौजूद हैं, तो उसको वो कोशिश करेगा उन चीजों को ज्यादा टच किया जाए, वो उस नेगेटिविटी की तरफ चला है, लोगों के लिए जो भी बुरा भला कहा जा सके, किसी को चोर, किसी को डाकू, वो हमारे सर्कस है। ओके, लेट मी टुवर्ड्स द एंड। मैं एज कितनी है, बट देखें इमरान खान जो है बेसिकली T10 खेल रहे हैं, बल्कि शायद T5 खेल रहे हैं। वो बात करें टेस्ट क्रिकेट की, लंबे मैचेस हैं, मुल्कों की किस्मत के फैसले जो हैं वो थिएटर लगाने से नहीं होते। आपके ख्याल में क्विकली इमरान खान का ये रेटरिक जो है ये सस्टेनेबल वाकई है या नहीं है? देखें आजकल लोगों ने ना, एक जैसे आप सोशल मीडिया के दौर में तलत भाई आए हैं ना, तो रेटरिक्स चेंज होते हैं और फिर रेटरिक्स जो है वो काबिल ट्रस्ट बनाने के लिए नई स्ट्रैटेजीज आ जाती है। सो अगर आप ये समझें कि कोई भी पार्टी एक ही रेटरिक को लेके अगले 20 साल चलेगी, तो ना ये आजकल के नए दौर में ये किसी के लिए वायबल है और ना ये होता है। हर टर्म का नया रेटरिक होगा। किसी दफ़ा एटमी धमाके थे, जब पीपल्स पार्टी से लड़ रहे थे तो कह रहे थे, इतने बड़े बड़े इश्तिहार थे कि वो 92 वाली रोटी की कीमत हम कर देंगे, इश्तिहार आपको याद होंगे। क्या हुई? कभी भी नहीं हुई। हर कैंपेन का एक नया नारा, चेंज का नारा। कहाँ अमेरिका में किस वक्त लगा था, आया कैश हो गया, ओबामा की कहानी ख़त्म होगी, इतने चेंज का नारा आया ख़त्म हो गया, नई कैंपेन, नया नारा, अल्लाह म्यूटेट करेंगे। ज़रा आप बताइएगा कि आप आने वाले इलेक्शंस में आप फिर क्या सेल कर रहे होंगे, क्विकली इफ़ यू कुड वाइंड इट अप। मैं तो आपकी वो बात जो थी उस पर ठटक गया और फंस गया। आप कह रहे थे केयर टेकर कर लेते, और मैं सोचना शुरू हो गया कि 75 साल में से 45 तो केयर टेकर ही रहे हैं। वैसे बस फंस गया वहाँ पर। लेकिन मैं 10 साल बताएं, वैसे से ज़्यादा थे। गिनती हिसाब में अच्छा नहीं हूँ। आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें बात यह है कि उस वक्त भी एक कैंप था जो कहता था फॉरेन इलेक्शन करवा लेने चाहिए, और उसमें कोई हर्ज नहीं था। कई लोग उस कैंप में शामिल थे, हमारी पार्टी में भी। इस वक्त अब जब आप एक दफ़ा कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर लें तो वापस जाके ये सोचना कि हम उस वक्त सोच रहे थे, हम में से कौन कौन क्या कह रहा था, वो मूट हो जाता है। अब वो मूट हो चुका है। अब ये दिस इज़ फॉर अस टू कीप।
हम समझते हैं कि अगला इलेक्शन अगर हम लोगों के लिए कोई आसूदगी, कोई आसानी पैदा कर सके तो लोग हमें वोट देंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।